हेलो एवरीवन। क्या आप सभी जानते हो गति के समीकरण और गति के नियम में क्या अंतर होता है? आखिरकार किस वैज्ञानिक ने दिए थे गति के समीकरण और आखिरकार किस वैज्ञानिक ने दिए थे गति के नियम? क्या आप ये बात जानते हैं और जानते हुए कई बार गलत करते हैं? तो आज इस वीडियो के बाद एंड तक अगर आप क्लास को देखोगे तो आपके ये सारे डाउट जो कि आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं और जो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। तो मैं शैलेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं संस्कृति एसएससी पर। यह आपका अपना परिवार है, इस पर बहुत सारा प्यार बरसाए रहिएगा। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए आप बने रहिएगा, ऐसे बहुत सारे फैक्ट को। ऐसा कोई भी अगर कोई और फैक्ट आपको सोचना है, आपके दिमाग में आता है जिसका आपको वीडियो मेरे से चाहिए, सर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जिससे मैं आपको चीज़ें बेहतर ढंग से प्रोवाइड करा सकूँ, है ना। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं दोस्त कि हमारे पास गति के समीकरण क्या होते हैं और गति के नियम में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है गति के समीकरण में, इक्वेशन ऑफ मोशन में, और क्या अंतर होता है गति के नियम के अंतर्गत। अगर दोस्त हम बात करें गति के समीकरण की और अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हम इसी के अंदर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी के सामने एक हेडिंग बनाया जिसका नाम है गति के समीकरण, और सेम मैंने आप यहाँ पर एक नियम हेडिंग बनाया गति के नियम। एक है दोस्त हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन और एक है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि समीकरण और नियम में क्या डिफरेंस होता है, लॉज और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि लॉज और इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेशन में डिफरेंस होता है। समीकरण बदले जा सकते हैं, मेरी बात को सुनिए गौर से। समीकरण बदले जा सकते हैं पर नियम नहीं बदले जा सकते। जिस तरह से गांव में प्रधानी का इलेक्शन आता है तो हमको लगता है कि हमारे चाचा प्रधान बनेंगे, ऐसा गांव में समीकरण फैला होता है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, उस टाइम किसी दूसरे के चाचा प्रधान बन जाते हैं। मतलब समीकरण क्या हुआ मेरे भाई, बदल गए। बट नियम कितने साल रहेंगे, 5 साल। तो समीकरण बदले जा सकते हैं या बदल जाते हैं, बट नियम जनरली नहीं बदलते हैं। हम बात करेंगे गति के समीकरण की और हम बात कर रहे हैं गति के नियम की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें गति के समीकरण की। तो गति के समीकरण किस वैज्ञानिक ने दिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है गैलीलियो। गैलीलियो साहब का पूरा नाम होता है गैलीलियो गैलीली। वही हम बात करें गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है आइजैक न्यूटन ने। सन 1665 के अंदर आइजैक न्यूटन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था नेचुरलिस फिलोसफी प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसी बुक के अंदर इन्होंने फोर्स के बारे में बताया और फोर्स से संबंधित इन्होंने अपने लॉज दिए जिन्हें हम जानते हैं लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम के नाम से। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन किस साइंटिस्ट ने दिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गैलीलियो। गति के नियम किसने दिए, तो आंसर होगा आइजैक न्यूटन। इक्वेशन ऑफ मोशन किस चीज के बारे में बताते हैं, तो आंसर होगा गति के बारे में, मोशन के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर वही बात करता है गति के नियम किसके बारे में बताएंगे, तो गति के नियम मेरे भाई बताते हैं फोर्स के बारे में, बल के बारे में। अगर हमसे बात करता है गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं, गति के समीकरण कितने होते हैं, तो इसका आंसर होगा सर गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन की संख्या कितनी होती है हमारे पास, 3। तो लॉज ऑफ मोशन की संख्या भी हमारे पास कितनी होती है मेरे भाई, 3। मतलब हमारे पास 3 ही गति के समीकरण होते हैं और हमारे पास 3 ही गति के नियम होते हैं, है ना। कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है दोस्त, एक होता है v बराबर u प्लस टी और एक होता है दोस्त हमारे पास वी स्क्वायर वी एस बराबर, दूसरा होता है हमारे पास एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा होता है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अगर हम बात करें गति के नियम कौन कौन से होते हैं, तो दोस्त इसका क्रम होता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अगर हम बात करें दोस्त गति के नियम के बारे में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो यहां से जो अगर हम बात करें इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या डिफरेंस होता है और हमारे पास गति के नियम में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात वही करना चाह रहे हैं कि गति के समीकरण 3 बनाने का आवश्यकता क्यों पड़ा,
क्या इन तीनों गति के समीकरण में कोई डिफरेंस होता है या तीनों सेम होते हैं। उसी तरह मैं आपको यहां सिखाने का प्रयास करूं, हमारे पास जो न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दिए, तो क्या इन तीनों में कोई डिफरेंस होता है या फिर हमारे पास तीनों सेम बातें थी। तो आपको एक चीज समझ में तो आ जानी चाहिए, अगर इन तीनों में डिफरेंस होता, अगर इन तीनों में डिफरेंस नहीं होता, अगर तीनों सेम होते, तो फिर तो हमारे पास इनको अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब तीनों में डिफरेंस होता है। और क्या डिफरेंस होता है, इस बात को समझ लीजिए मेरे भाई। डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास गति का पहला समीकरण संबंध बताता है वेलोसिटी और टाइम में, वेग और समय में, जबकि दूसरा संबंध बताता है मेरे भाई पोजीशन और टाइम में, स्थिति और समय में, जबकि तीसरा संबंध बताता है मेरे भाई वेलोसिटी और पोजीशन में। बोले सर आपको ये बात कैसे याद है, क्या आप शक्तिमान तो नहीं है दोस्त, इस बात को आप भी याद रख सकते हो। वो कैसे, देखो V4 हमारे पास क्या है वेलोसिटी, T4 हमारे पास टाइम, S फॉर पोजीशन, T फॉर टाइम, V फॉर वेलोसिटी, S फॉर पोजीशन। आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न भी इस तरह से आते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन पहला किस में संबंध बताता है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन किस किस के बीच रिलेशन बताता है, संबंध व्यक्त करता है, तीसरा किसके बीच करता है। तो इसका आंसर आप दे सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, पहला इक्वेशन का बोले तो पहली क्वांटिटी पकड़ना है और लास्ट वाली क्वांटिटी के संबंध को बना दीजिएगा, है ना। तो आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं गति के नियम को लेकर, तो गति के नियम में क्या डिफरेंस रहा होगा। तो दोस्त हम बात करते हैं जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, चाहे हम लोग बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, चाहे हम लोग बात करें सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, चाहे हम बात करें थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ये तीनों ही किसके बारे में बताते हैं मेरे, फोर्स के बारे में, बल के बारे में। अगर तीनों फोर्स के बारे में बताते तो कोई ना कोई डिफरेंस तो रहा होगा। अगर सेमी फोर्स के बारे में बात बता रहे होते तो फिर तो अलग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर तीनों को बनाने की आवश्यकता पड़ी मतलब डिफरेंस रहा होगा। तो दोस्त मेरे भाई जो हमारे पास न्यूटन का गति का पहला नियम है, ये दोस्त बताता है क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में, बल के गुण के बारे में। ये कहता है कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा। बल एकमात्र ऐसी क्वालिटी, बल एकमात्र ऐसा गुण है जो किसी वस्तु को रेस्ट से किस में लेके आ सकता है, मोशन में, और मोशन से किस में लेके आ सकता है, रेस्ट में। मतलब बल एकमात्र ऐसा गुण है, क्वालिटी के बारे में बताता है। दूसरा बताता है दोस्त, अगर आपको किसी वस्तु को रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में लाना है तो प्रत्येक वस्तु के लिए सेम फोर्स की आवश्यकता तो नहीं हुई, किसी के लिए सेम की जरूरत पड़ेगी, किसी के लिए 8 न्यूटन, किसी के लिए 10 न्यूटन, किसी के लिए 20 न्यूटन। मतलब कितना फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी बल की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, ये जो बताने का काम करता है मेरे भाई, वो करता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अर्थात न्यूटन का गति का दूसरा नियम बताता है मेरे भाई क्वांटिटी ऑफ फोर्स, बल की मात्रा के बारे में। बल की मात्रा के बारे में बताता है कि किसी वस्तु को रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वही हम बात करें थर्ड लॉ के बारे में, तो थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है मेरे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये कहता है कि किस वस्तु पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा को जो बताने का काम करता है, वो कौन करता है मेरे भाई, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन का गति का तीसरा नियम ही हमें सिखाता है इस नेचर के अंदर एक वस्तु पर एक बल काम नहीं करता, इस नेचर के अंदर एक वस्तु पर एक से ज्यादा बल काम करते हैं, और वो हमेशा किसकी फॉर्म में काम करते हैं मेरे भाई, फोर्स हमेशा पेयर की फॉर्म में काम करता है, युग्म के रूप में काम करता है। अगर किसी वस्तु पर एक्शन होगा तो उस पर डेफिनेट क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। कि हम भी थे हालातों के मजबूर, उसको भी उसके खुदा ने रोक लिया। हम भी थे हालातों के मजबूर, उसको भी उसके खुदा ने रोक लिया, और हम भी करने वाले थे बेवफाई, लेकिन हमें न्यूटन के थर्ड लॉ ने रोक लिया। हमारे पास एक्शन रिएक्शन होगा ही होगा। इस नेचर का प्रत्येक पार्टिकल एक्शन रिएक्शन पे काम करता है। तो आपको समझ में आया होगा गति के समीकरण और गति के नियम में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा इक्वेशन कब लगाना है, कौन सा लॉज कब यूज करना है। अगर हम बात करते हैं अगली क्लासेस की, अगर हम बात करते हैं गैलीलियो के बारे में, अगर हम बात करें आइजैक न्यूटन के बारे में, तो गैलीलियो साहब ने दिए इक्वेशन ऑफ मोशन, जबकि आइजैक न्यूटन साहब ने दिए मेरे भाई गति के नियम। आइजैक न्यूटन साहब ने दिए गति के नियम, जबकि गैलीलियो साहब ने दिए मेरे भाई इक्वेशन ऑफ मोशन। कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्र, और तीसरा v स्क्र माइनस u स्क्र बराबर 2as।
जबकि अगर हम बात करें मोस्ट लॉज की, नियम की, तो हमारे पास 3 नियम होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तीनों में डिफरेंस होता है। फर्स्ट लॉ फोर्स की क्वालिटी के बारे में बताता है, जबकि सेकंड क्वांटिटी के बारे में बताता है, और थर्ड आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए जुड़े रहें संस्कृति SSC के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।